हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले क्या क्या फैक्टर्स हुए थे, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्रेम हुआ था, साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था, साइमन कमीशन आया था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। नाउ वी आर रीडिंग द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि सिविल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके सिविल लॉज को डिसऑबे करना, उसके लिए एक मूवमेंट था। वो डिसऑबे पूरा प्रॉपरली एक ही टॉपिक पे नहीं चला था। डिसऑबे हमने बहुत तरीके से किया था। सो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था। अब सॉल्ट मार्च क्या है वो हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। महात्मा गांधी found in salt a powerful symbol that could unite the nation. महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना था कि नेशन को यूनाइट करने के लिए हम सॉल्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। On 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. 1930 में 31 जनवरी को उन्होंने वाइसरॉय इरविन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब साइमन कमीशन उन्होंने सेंड किया था, साइमन कमीशन बनाया था और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए और रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, हमको एक डोमिनियन लॉ सजेस्ट किया था। ओके, डोमिनियन स्टेटस। सो ये वाइसरॉय इरविन को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर सेंड किया। उसमें क्या थी? 11 डिमांड्स थी। कितनी? 11 डिमांड्स थी, मतलब अपनी मांगे थी। सम ऑफ दिस वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स एट डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। मतलब जितने भी एक क्लास के लोग होते हैं, जितने भी किसान से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब सबसे रिलेटेड एक एक डिमांड करके उन्होंने कितनी डिमांड्स रखी थी? 11 डिमांड्स रखी थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रैंकिंग। उनका जो ये आइडिया था 11 अलग अलग डिफरेंट क्लासेस को लेने का, मतलब इन डिमांड्स का एक लेटर भेजने का आइडिया क्या था कि हम इसको एक बड़े लेवल पे डिमांड्स रखेंगे ताकि अलग अलग क्लास के लोग, किसानों से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, हर तरीके के लोग इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से क्या कर पाएँ? जुड़ पाएँ, so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. मतलब इस कैंपेन में उनको सबको क्या करना था? यूनाइट करना था। The most daring of all was the demand to abolish the salt tax. देखो, उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट जो नमक होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रखा था। मतलब कि आप अगर नमक खरीद रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब नमक जो होती है वो बहुत बहुत बेसिक चीज़ है, वो किसान से लेके रिच से लेके पुअर तक हर इंसान यूज़ करता है और उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है हर किसी को, ना कोई ज़्यादा यूज़ करता है ना कोई कम। जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही पुअर को भी होती है और उतनी ही रिच को भी होती है। Salt was something consumed by rich and poor alike and it was one of the most essential items of food. अभी फूड का बहुत एसेंशियल आइटम था और रिच और पुअर उसको एक जैसे यूज़ करते थे। तो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका अबॉलिशमेंट, ये उनकी एक डिमांड थी। 11 डिमांड्स थी, याद रखना स्टूडेंट्स। उस लेटर में कितने डिमांड्स रखी थी गांधी जी ने? 11 डिमांड्स रखी थी। 11 डिमांड्स में से अबॉलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स का अबॉलिशमेंट, ये जो डिमांड थी, ये सभी लोगों ने एक साथ उस चीज़ को रिलेट किया था। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। सॉल्ट के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी और सॉल्ट पे जो टैक्स था, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट अप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ये चीज़ महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर करी थी कि ये ब्रिटिश रूल का बहुत अप्रेसिव फेस है। अप्रेसिव फेस मतलब कि अप्रेसिव मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रेसिव मतलब अत्याचारी। सो उनका बहुत क्रूअल फेस है। महात्मा गांधी's लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। इन 11 डिमांड्स के साथ उन्होंने उनको एक अल्टीमेटम भी सेंड किया था। अल्टीमेटम मतलब कि क्या, कि इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, 11 मार्च तक अगर उन्होंने, देखो कब लेटर सेंड किया था? जनवरी 1930 में सेंड किया था और उन्होंने टाइम कितना दिया? 2 मंथ्स का टाइम दिया।
11 मार्च तक अगर उन्होंने ये उनकी मांगे पूरी नहीं करी तो गांधी जी ने बोला था कि नेक्स्ट डे वो अपना एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो महात्मा गांधी जी ने एक अल्टीमेटम भेजा था उनको कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक क्या नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो कांग्रेस क्या लॉन्च कर देगी, एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी. इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. अब जो इरविन को लेटर भेजा था वो क्या थे कि नेगोशिएट करने के लिए कि एक्सेप्टेंस उस लेटर को उनकी डिमांड जो थी उनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे. मतलब उनका मानना ये था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इनको सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाने दो. जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा. So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. महात्मा गांधी जी ने, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना सॉल्ट मार्च को लेकर स्टूडेंट्स, कि 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर्स के साथ मिलकर उन्होंने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया था. द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. मार्च कहाँ से कहाँ तक चला? गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहाँ से लेकर वो लोग एक गुजराती कोस्टल टाउन दांडी. अब ये स्टूडेंट्स, कोस्टल टाउन मतलब कि जो समुद्री तट होता है वहाँ पे एक छोटा सा टाउन था दांडी. तो साबरमती से दांडी तक 240 माइल्स वो लोग 10 दिन में चले, सॉरी 24 डेज में चले थे, मतलब कि 10 माइल्स पर डे. ठीक है, पैदल चले थे. द वॉल्टियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे. 24 डेज तक वो पैदल चले थे. थाउजेंड्स कैम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप. और बीच बीच में उनका ये एम था कि 240 माइल्स में वो जहाँ पे भी स्टॉप करेंगे वहाँ पे महात्मा गांधी लोगों से मिलते थे, उनको स्वराज के बारे में बताते थे और ब्रिटिश को पीसफुली कैसे अपोज करना है उसके बारे में बताते थे. सो दिस फर्स्ट पॉइंट हमने देखा सॉल्ट मार्च का कि महात्मा गांधी ने फेमस कैंपेन स्टार्ट किया था और वो कितने 78 वॉलंटियर्स के साथ में स्टार्ट किया था. सेकेंड थिंग हमने पढ़ी कि 240 माइल्स तक वो लोग पैदल चले थे. थर्ड थिंग है साबरमती से लेकर वो लोग कोस्टल टाउन दांडी तक चले थे और 24 डेज में 10 माइल्स पर डे में चले थे. नेक्स्ट उनका एक और एम क्या था कि जहाँ पे भी वो स्टॉप करते थे, ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन बाय स्वराज एंड अर्ज देम पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश. मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको पीसफुली शांति से अपोज करें, डिफाई करें. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing the salt by boiling sea water. अब लॉ क्या था कि सॉल्ट पे जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा. तो 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं. डांडी जो कि एक कोस्टल टाउन है जहाँ पे समुद्री तट पे है. तो उन्होंने उस लॉ को तोड़ा. कैसे तोड़ा? सी वाटर को बॉईल करके उन्होंने सॉल्ट बना दिया और उन्होंने उसको टैक्स भी नहीं दिया. तो क्या हो गया? उनका लॉ टूट गया. इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस हुआ, मतलब सिविल लॉज को उन्होंने क्या किया? डिसओबी किया, उसको नहीं माना. So there it was the base starting of first movement of civil disobedience. Okay, this marked the beginning of civil disobedience movement. How was this movement different from non-cooperation movement? अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये मूवमेंट जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे था? सो फर्स्ट मेन बेसिक डिफरेंस जो है इनमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनकी जो दी हुई पोस्ट होती थी, अथॉरिटीज़ होती थी, वो हमने रिज़ाइन कर दी थी. स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूशन में जाना बंद कर दिया था, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था. इस तरीके से हमने उनको कॉपरेट करना बंद कर दिया था. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में हम लोग कॉपरेट तो वैसे भी नहीं कर रहे थे और क्या कर रहे थे? सिविल लॉज को तोड़ रहे थे. ओके, people were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial laws. लोगों से क्या गांधी जी ने डिमांड करी थी कि आप ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट तो वैसे भी नहीं करेंगे जैसे कि 1921 और 22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे? कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उनको भी तोड़ेंगे. Thousands in different parts of country broke the salt law.
हज़ारों लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, मतलब सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया और उसका उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी जहाँ पे नमक बनता था, उनकी उन फैक्ट्रीज के आगे क्या कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे जाके उन्होंने पोजीशन करना स्टार्ट कर दिया। एज अ मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनना। लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट वर्ड हमने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी शॉप का या इंडस्ट्री का गेट पे जाके उसको लॉक कर देना, उसकी एंट्री को लॉक कर देना। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट्स ने क्या किया था कि टैक्स पे करने से और चौकीदारी टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया था। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, ऑफिशियल जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉज, गोइंग इन टू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। बहुत सारे प्लेसेस में लोगों ने क्या किया था, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे फॉरेस्ट एरिया में, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, जिन फॉरेस्ट पे उन्होंने प्रोटेक्शन एंट्रीज वगैरह बंद कर रखी थी, वहाँ पे कोई भी अंदर जाके कैटल ग्रेजिंग नहीं कर सकता है या कोई सामान कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो सब लॉज को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। Worried by the developments, the colonial government began arresting Congress leaders one by one. अब जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस लोग कर रहे थे, वैसे ही गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस में क्लैशेस हुए। क्लैशेस मतलब दंगे हुए। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ये पाकिस्तान तब पाकिस्तान इंडिया में ही मिला हुआ था। तो पाकिस्तान साइड में, उस साइड में महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अ डिवॉल्ट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे ये लोग। ये खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। 1930 अप्रैल में खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर दिया था। जब इनको अरेस्ट किया था तो एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। पेशावर में एंग्री क्राउड्स मतलब भीड़ में लोग जो थे गुस्से में पेशावर की स्ट्रीट्स पे आए, उन्होंने पुलिस फायरिंग पे और पुलिस की कार्स वगैरह पे फायरिंग करी। सो ये सब चीज़ें उनके अपोजिशन में, जैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो लोग फिर से क्या होने लग गए, वायलेंट होने लग गए। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, महात्मा गांधी जी को भी एक महीने में ही अरेस्ट कर लिया गया था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। जैसे उनका अरेस्ट किया शोलापुर में, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या किया, जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस, सब सारे स्ट्रक्चर्स को जिन पे भी ब्रिटिश रूल का सिंबल बना हुआ था, उन सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रुटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट क्या हो गई थी, इन सब चीज़ों से डर गई थी, उन्होंने और ज़्यादा दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड एंड विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। अब जो एंग्री थे वो तो वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और विमेन और चिल्ड्रन को बीट किया गया, मारा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख लोगों को क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, प्रोटेस्ट करने के चक्कर में, सिविल डिसोबीडियंस के चार्ज में। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931। देखो अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में हुआ था, लोग वायलेंट ज़्यादा हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा अप्रेसिव हो रही थी। तो महात्मा गांधी जी ने इन ये सब प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो सब वायलेंस लोग कर रहे थे, फिर से अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन, और उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, उसको क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं।
5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया। पैक्ट मतलब कि क्या होता है कि एक संधि साइन करी। By this Gandhi-Irwin Pact, गांधी जी consented to participate in a round table conference। अब इस संधि में क्या था कि इरविन ने फिर से उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कंसेंट किया। मतलब पहले जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तब साइमन कमीशन आई थी, तब इरविन ने एक ऑफर दिया था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कर सकते हो, डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ ही उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो आपकी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी गांधी जी को कंसेंट दे दिया कि आप पार्टिसिपेट करो। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने क्या किया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था। और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया कि आप उसमें पार्टिसिपेट भी करो और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, जो जेल में भेज दिया है, उनको भी हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। अब देखो दिसंबर 1931 में गांधी जी ने क्या किया कि कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया, लंदन गए। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। बट उनकी जो नेगोशिएशन थी, उनकी बात वहाँ पे सुनी नहीं गई और वो जब इंडिया वापस आए तो वो डिसअपॉइंट होके आए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जैसे ही वो लंदन से इंडिया वापस आते हैं, उन्हें पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने वापस से अपना दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है, सिचुएशंस पूरी चेंज हो चुकी थी। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। जो प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उनको वापस से जेल में डाल दिया था, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू। The Congress had been declared illegal and a series of measures have been imposed to prevent meetings। मतलब कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। मतलब अब उनके जो डिसीजंस वगैरह होंगे वो लीगल नहीं माने जाएंगे, उनको मान्यता नहीं दी थी। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैव बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। और बॉयकॉट और डिमॉन्स्ट्रेशन और मीटिंग्स को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब वो लंदन गए हुए थे। विथ ग्रेट अप्रेंशन महात्मा गांधी री-लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट मोमेंटम। अब देखो लोगों ने क्या किया था कि लोग देख रहे थे जैसे मूवमेंट आते हैं, फिर थोड़ा सा लोग वायलेंट हो जाते हैं, फिर गांधी जी मूवमेंट कॉल ऑफ कर देते हैं। तो इवन एक साल में ही क्या हुआ था कि 1934 के आते आते उतना दबाव हो नहीं पा रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो ये सब हमने अभी पढ़ा तो सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक कीप स्टडीइंग।